वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक स्टडी जो सामने आई है अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि भारत जो है वो चाइना से ज़्यादा मजबूत है उसके बारे में। तो ये जो स्टडी है अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने कही है और इसने जो है कई पॉइंट्स पर जो है चाइना और भारत को कंपेयर किया है और उसके बेसिस पे जो है ये रिपोर्ट जारी की है। तो बेल्फर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स ये जो है एक संस्था है जिसने जो है स्टडी की है और ये है हार्वर्ड केनेडी स्कूल की। तो इस रिपोर्ट में, इस रिसर्च में ये कहा गया है कि भारत के पास जो है कन्वेंशनल एज है चाइना के ऊपर, यानी कि कन्वेंशनल वॉर हो, न्यूक्लियर वॉर को छोड़ के अगर कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे जो है भारत जो है वो चाइना पर भारी पड़ेगा। अब क्या क्या बातें कही गई हैं उस पर आते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो भारत का है वो है ज्योग्राफी का। तो यहाँ आप देख रहे हैं चाइना का नक्शा। तो यहाँ आपको एक चीज़ देखने में आ रही होगी कि चाइना का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, लेकिन चाइना की जो आबादी है, जो चाइना की 80-90% आबादी है, वो सिर्फ इन एरियाज़ तक लिमिटेड है। वो इसलिए है क्योंकि यही जो एरिया है वो ही जो है क्लाइमेटिक कंडीशन उनकी ऐसी है कि यहाँ पे इंसान जो है रह सकते हैं। बाकी का जो एरिया है चाइना का वो काफ़ी हद तक जो है डेजर्ट है, हिली है, यहाँ तिब्बत का ऊंचा पठार है। तो ऐसा जो है टेरेन है कि यहाँ पे इंसान की आबादी ज़्यादा नहीं रह सकती। तो इसका नुकसान ये होता है कि ऐसी जगह चाइना अगर अपना मिलिट्री बेसिस बनाती है तो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आसपास सप्लाई ही नहीं है। अब जैसे यहाँ कहीं आपने फ़ौज का एक बड़ा सा यूनिट बना दी, अब उसको खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई के लिए जो है इतनी दूर निर्भर रहना पड़ेगा, तो यहाँ से जो है उनकी सप्लाई आएगी। तो ये जो है एक मुश्किल बात हो जाती है चाइना के लिए। इसीलिए जो है चाइना जो है इन एरियाज़ में ज़्यादा बड़ा डिप्लॉयमेंट करके परमानेंटली जो है वो नहीं रख सकता। तो ये एक ज्योग्राफिकल वीकनेस जो है चाइना की है, जो कि भारत के साथ बिल्कुल नहीं। अब जो रिपोर्ट ने कहा है वो कहा है आर्मी के बारे में कि कन्वेंशनल फोर्स जो है दोनों देशों की जो आर्मी है उसमें कंपैरेटिवली क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे जो है स्टडी कहती है कि भारत के पास जो है, जो चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए जो इमीडिएट अवेलेबल रिजर्व फोर्सेस हैं वो है कितनी, 2.5 लाख, 2 से 2.25 लाख जो है ये हमारे पास है। तो ये उनका फिगर है, वो ये है कि 2.25 लाख जो है भारतीय फौज जो है वो हमेशा तैयार है। और इसकी तुलना में चाइना के पास जो अवेलेबल है वो 2 से 2.3 लाख के बीच में। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात यह है कि इस चाइना की जो रिजर्व यूनिट है, जो फोर्स की स्ट्रेंथ है 2 लाख वाली, इसमें से एक बड़ा हिस्सा रिजर्व है तिब्बत के लिए, रशिया के लिए और जिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो इन 3 प्रांतों में भी जो है जो फौज डिप्लॉय है वो भी इसी कोटे में से है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सोल्जर्स जो अवेलेबल हैं वो भारत की तरफ से ज़्यादा हो जाते हैं। और एक और, जैसा अभी हमने ज्योग्राफी में बात की कि हमारे जो पोस्ट हैं वो फॉरवर्ड डिप्लॉयड हैं, हमारे अधिकतर जो भी हैं वो फॉरवर्ड डिप्लॉयड हैं, लेकिन चाइना के ऐसे नहीं है, क्योंकि चाइना की ज्योग्राफी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ पर भी हमें जो है एक कन्वेंशनल एडवांटेज जो है वो मिल जाता है। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस मैप को देखते हैं। तो चाइना ने जो है थिएटर कमांड्स बना रखी हैं और हर कमांड जो है किन किन देशों के हिसाब से रहेगी, किन देशों को उसको टारगेट करना है, वो उन्होंने डिज़ाइन कर दिया है। अब सबसे बड़ी जो कमांड है उनकी है वो है वेस्टर्न कमांड। तो जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं वो है वेस्टर्न कमांड। अब इसी वेस्टर्न कमांड का जो है अंडर आता है भारत को हैंडल करना। अब साथ में इसी वेस्टर्न कमांड को रशिया को भी देखना होता है। तो ये जो एरियाज़ हैं, ये जो एरिया है ये है रशिया वाला एरिया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो है इस वेस्टर्न कमांड के एक बड़ा डिप्लॉयमेंट जो है इधर है, क्योंकि यहाँ पर जो है डिस्प्यूट चल रहा है रशिया के साथ, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। साथ में कुछ और बात करें तो ये जो एरिया है ये तिब्बत का एरिया है। तो तिब्बत का एरिया ऐसा एरिया है जिसपे चाइना ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है और इस कब्जे को मेंटेन रखने के लिए भी उनको यहाँ फोर्स की ज़रूरत होती है।
तो यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा जो है परमानेंटली उनको रखना पड़ेगा तिब्बत के लोगों को संभालने के लिए। और एक और समस्या ये है कि इधर का जो एरिया है जिनजियांग वाला एरिया, यहाँ पे भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है जो चाहती है कि यहाँ पे एक अलग मुस्लिम कंट्री बने। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती चाइना ने जो है उन सबको दबा के रखा है बड़ी सी फोर्स लगा के। तो इस फोर्स को भी हटाने की स्थिति में चाइना बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 2.3 लाख वाली जो चाइनीज़ वेस्टर्न कमांड है उसमें से एक बड़ा हिस्सा जाएगा कहाँ पे, रशिया को हैंडल करने के लिए, बड़ा हिस्सा जाएगा तिब्बत को संभालने के लिए, बड़ा हिस्सा जाएगा जिनजियांग को संभालने के लिए। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी 14 लाख की आर्मी है, इस 14 लाख की आर्मी में से 2.5 लाख जो है इमीडिएटली अवेलेबल रहेंगे चाइना को एंगेज करने के लिए। तो ये हमारा जो है बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो है हो जाता है चाइना के ऊपर, यही रिपोर्ट ने कहा है। अब जो है कुछ और बातें देखें, जैसा कि कहा गया है फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के बारे में। तो यहाँ आप देखिए, तो यहाँ जो हमारे बेसिस हैं और चाइना के बेसिस हैं मिलिट्री, उनको देखिए। तो हमारे इधर के देखिए सब की सब जो है ये फॉरवर्ड डिप्लॉयड है, यानी कि बिल्कुल बॉर्डर से ये सब लगे हुए हैं ये सब। अब चाइना का अगर आप देखें तो एक मिलिट्री बेस जो है, एयर बेस जो है बड़ा यहाँ पे है, और फिर जो है कुछ इस एरिया में आ जाते हैं। तो ये जो है काफ़ी थोड़े से दूर हो जाते हैं भारतीय फोर्सेस से, और हमको सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि पूरा इंडिया जो है हर जगह से इनको सप्लाई करवाई जा सकती है। पर चाइना के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो ज्योग्राफी है वो ऐसी है कि यहाँ पे इंसानी आबादी ज़्यादा रहती नहीं है, लिमिटेड जो चीज़ें हैं। तो एक जो है इनका यहाँ पे रेलवे नेटवर्क है, ये वाला आप देख रहे हैं जहाँ से सप्लाई होती है। अब मान लो इंडियन फोर्सेस ने इसको टारगेट कर लिया सक्सेसफुली, इसको यहाँ पे डैमेज कर दिया, तोड़ दिया, तो यहाँ का जो चाइना का पूरा मिलिट्री एरिया है वो पूरा का पूरा जो है न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, क्योंकि पूरी सप्लाई जो है यहाँ से बिगड़ जाएगी चाइना की। तो बहुत बड़ा एडवांटेज जो है यहाँ पे हमारी फोर्सेस को मिल जाता है। फिर एयरफोर्स की बात करती है रिपोर्ट। तो एयरफोर्स के बारे में रिपोर्ट कहती है कि अगेन जो है एक बड़ा एयर एसेट जो है चाइना का रिजर्व रहेगा रशिया सेंट्रिक मिशंस के लिए, क्योंकि उस एरिया में भी इश्यूज़ हैं वहाँ पे। तो एक बड़ा एसेट जो है उनको वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो रिपोर्ट कहती है कि इस समय चाइना के पास 101 फोर्थ जनरेशन के फाइटर प्लेन हैं जो कि वेस्टर्न थिएटर कमांड में जो है लगाए हुए हैं। अब इस 101 में वो भी इंक्लूडेड हैं जो कि रशिया से डील करने वाले हैं। साथ में क्योंकि ज्योग्राफी ख़राब है उस तरफ, तो यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच जो है जहाँ पे थिन एयर होती है वहाँ पे इनको उड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फाइटर प्लेन है चाइना के वो फुल पेलोड के साथ नहीं उड़ पाएंगे, साथ में एक्सटर्नल फ्यूल भी जो है ज़्यादा बड़ा नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि हाई माउंटेन टेरेन जो है उनके साइड है। तो जो हिमालय खड़ा हुआ है बीच में हमारी सुरक्षा करने के लिए, वो जो है चाइना को काफ़ी जो है उसकी कैपेसिटी को काफ़ी कम कर देता है और भारतीय कैपेसिटी को काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। वहीं हम बात करें चाइना की जो 101 हैं उसके मुकाबले हमारे जो है 122 फोर्थ जनरेशन वाले फाइटर प्लेन जो है डेडिकेटेड हैं चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए हमारा एक एडवांटेज हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि हमारे पायलट जो है कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। हमारे पायलट जो हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है उनकी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हमारे पायलट जो है हमेशा टू फ्रंट वॉर के हिसाब से जो है ट्रेन किए जाते हैं। और साथ में हमारे पायलट ऐसे होते हैं जो मल्टीपल एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग लेते हैं, और ये भी जो है हमारे पायलट्स की स्किल्स को काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। अब जैसे कंपेयर करें हम अमेरिका के, तो अमेरिका के पास इतने सारे प्लेन हैं कि वो पर्सनल कार की तरह जो है प्लेन जो है अपने पायलट को दे देते हैं। तो उनका जो पायलट है एक बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद जो है एक ही प्लेन को जो है पूरी लाइफ चलाता है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे अभिनंदन का हम एग्जांपल लें तो वो मिग भी उड़ा रहे थे और सुखोई भी उड़ा रहे थे, तो दोनों चीज़ें जो है वो चलाते रहते हैं। तो इसके कारण पायलट जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा वेल स्किल्ड हो जाता है। तो यही एक रीज़न है कि मिग 21 जैसे फाइटर से 3rd जनरेशन वाला है उससे जो है F-16 को वो उड़ा देते हैं। और पाकिस्तान के साथ चाहे 65 की वॉर की बात करें या 71 की वॉर की बात करें, तो हर जगह हमने इस चीज़ को प्रूव किया है कि हमारे पायलट जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड हैं
और इसका कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पे भी जो है एयरफोर्स जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी पोजीशन में रहेगी। तो अगर हम सिर्फ 1 to 1 नंबर कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि चाइना के पास बहुत ज़्यादा है, पर वो बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया के खिलाफ यूज़ नहीं किए जा सकते। तो उनकी जो वेस्टर्न कमांड में जो आते हैं वो 101 आते हैं 4th जनरेशन वाले फाइटर प्लेन। तो ये रिपोर्ट ने जो है अब तक हमारी बात की कि हमारा यहाँ पे एडवांटेज है। तो इस रिपोर्ट ने ये भी बात की कि कुछ हमारी वीकनेस भी है। तो पहली वीकनेस की जो उन्होंने बात की कि इंटेलिजेंस जो है हमारी वीकनेस है। तो कारगिल वॉर में भी जो है इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था कि वहाँ पे एक बड़ी अमाउंट में पाकिस्तानी सेना जो है कबीलियों के बेस में घुस आती है और हमको बड़ा लेट पता चलता है। तो एक इंटेलिजेंस फेलियर क्लियरली कारगिल वॉर के समय था। अब यही कुछ चीज़ जो है इस बार भी फिर से देखने में आ रही है। अब यहाँ पे चाइना ने एक तरह से हमको ट्रैप किया था मिलिट्री एक्सरसाइज के बहाने। तो पहले चाइना ने क्या कहा था, जो मीडिया रिपोर्ट्स थी, जो भी हमारी इंटेलिजेंस थी, वो ये थी कि चाइना जो है एक वॉर एक्सरसाइज करने जा रहा है हमारी बॉर्डर के पास। तो वो वॉर एक्सरसाइज चल रही थी। अब इसी वॉर एक्सरसाइज के बहाने जो है चाइना ने जो फौजी आए थे वॉर एक्सरसाइज में पार्ट लेने के लिए उनको क्विकली जो है हमारी बॉर्डर की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो हम ये सोच रहे थे कि वो तो सिर्फ जो है वॉर एक्सरसाइज करेंगे और चले जाएंगे, पर एक्चुअल में वो जो है यहाँ पे वॉर एक्सरसाइज के बहाने आगे बढ़ने वाले थे, ये उनका प्लान था। और ये चीज़ जो है हम सही समय पे पकड़ नहीं पाए। तो यहाँ भी हमारी इंटेलिजेंस फेलियर जो है एक हो जाती है, एक वीकनेस हो जाती है। तो इस चीज़ को हमें सुधारने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जो है हमें काम करने की ज़रूरत है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। अब कुछ और सुझाव जो है रिपोर्ट में आए हैं जो कहते हैं कि हम इन पर काम करके अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो पहली बात जो कही गई है कि चाइना जो है एक्सट्रीमली सेंसिटिव है अपनी ग्लोबल इमेज को लेकर। कारण यह है कि चाइना जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, दुनिया भर के देशों में बेचती है, उसी से उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। तो अगर उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी तो उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिकने बंद हो जाएंगे, जो कि उसके लिए जो है बड़े घातक सिद्ध होंगे, क्योंकि उसके कारण वहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ को लेकर चाइना बड़ा सेंसिटिव है और रिपोर्ट में कहा गया है कि हमको इसको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। हम इसको जो है यूज़ करें, इस कमज़ोरी को, चाइना की जो कमज़ोरी है इसको यूज़ करें। और साथ में ये कहा गया है कि क्योंकि हमारे रशिया से बहुत बढ़िया अच्छे रिलेशन है तो रशिया का हमें इस्तेमाल करना चाहिए डिप्लोमेटिकली। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम रशिया से ये कह दें कि उनकी जो चाइना के साथ बॉर्डर लग रही है वहाँ पे रशिया अपना थोड़ा सा फोर्स डिप्लॉयमेंट थोड़ा और बढ़ा ले। तो ये अगर रशिया कर देता है तो बदले में चाइना को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे अटेंशन अपना बढ़ाना पड़ेगा। और उधर अटेंशन बढ़ाने का मतलब ये है कि इंडियन साइड से थोड़ा अटेंशन कम हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है हमारे फ़ायदे की हो जाएगी। और क्योंकि हम बहुत सारे जो है इक्विपमेंट्स डिफेंस के ख़रीदते रहते हैं रशिया से, तो उसके बदले में भी जो है हम कुछ कूटनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं, रशिया से कुछ करवा सकते हैं जो चाइना के ख़िलाफ़ हो, जो हमारे फेवर में हो। इस चीज़ का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में चाइना की इमेज को ख़राब करने के लिए जो है हम जो है ब्रिक्स समिट को कैंसिल कर सकते हैं। तो अगला ब्रिक्स समिट जो है हमारे यहाँ होने जा रहा है, तो हम इसको अगर कैंसिल करते हैं तो उससे जो है बहुत बुरा असर जो है पड़ सकता है चाइना की। अब चाइना काफ़ी समझदार है इस बातें को लेकर, लेकिन लास्ट टाइम 2017 में जब ब्रिक्स समिट होने जा रहा था तो जस्ट डोकलाम क्राइसिस उस समय चल ही रहा था, लेकिन इस ब्रिक्स समिट के महीने भर पहले जो है चाइना ने सारी सिचुएशन जो है नॉर्मल कर दी, क्योंकि चाइना समझता था इसका इम्पोर्टेंस। तो इस चीज़ को जो है इस बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भारत जो है या तो इस समिट को ही पूरा कैंसिल कर दे या चाइना को इन्विटेशन ना दे दे, इन चाइना को छोड़ के बाकी सारे देशों को इनविटेशन दे दे, जैसा कि हमने जो है वो पाकिस्तान वाले केस में किया था, सार्क वाले केस में। तो यहाँ हम ये भी कर सकते हैं, ये एक टाइप की बेइज्जती जैसा जो है वो चाइना का हो जाएगा। अब हम सीधे इसके लिए कह सकते हैं कि जब आप बॉर्डर में ऐसा इशू क्रिएट कर रहे हो तो हम आपको इन्विटेशन कैसे भेज सकते हैं। तो ये सारे जो है हमारे पास जो है कुछ डिप्लोमेटिक अच्छे खासे ऑप्शंस जो है अवेलेबल हैं। तो ये रही आज की बात जो रिपोर्ट्स में कहा गया है उसके ऊपर। तो इस पर जो है अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो है कुछ और अपनी बात आप रखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर रखिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।